पीएम मोदी ने अहमदाबाद को दी बड़ी सौगात। 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन शिलान्यास। देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीएम केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया राघव की बैठक खत्म। नए सीएम के नाम को लेकर की गई चर्चा। केजरीवाल कल दिल्ली के सीएम पद से देंगे इस्तीफा। हरियाणा में आपका गेम प्लान बनेगा केजरीवाल का इस्तीफा। 1.5 लाख वॉलंटियर्स मैदान में इमोशनल कार्ड खेलेंगे। डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे दिल्ली के सीएम। केंद्र सरकार 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने कसा तंज। कहा 100 दिन देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। हिमाचल में मस्जिद विवाद में व्यापारियों में झड़प। नारे लगे सोलन में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। बाजार बंद का आह्वान किया था। और भोपाल, जबलपुर समेत एमएसपी आपको बता दें एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 4 नदियां उफान पर। 190 गांवों में बाढ़ का घुसा पानी। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। हालांकि मंगलवार को इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगले सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए सोमवार को आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगला सीएम कौन होगा इसकी कल घोषणा करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएसी की बैठक बुलाई थी। एलजी साहब से कल शाम को मिलने का वक्त मिला है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज चर्चा हुई है। कल सीएम ने ऐलान किया था कि मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। आज मौजूदा कैबिनेट के मंत्रीगण बैठक में मौजूद थे। नेताओं और मंत्रियों से नए मुख्यमंत्री के लिए चर्चा की गई है और फीडबैक भी लिया गया है। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की। तो कल होगा नए सीएम का ऐलान। अभी भी सस्पेंस बरकरार आपको बता दें सस्पेंस बरकरार है। सीएम केजरीवाल कल इस्तीफा देंगे। मंत्रियों के साथ आज 1 to 1 मीटिंग हुई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार 100 दिन केंद्र सरकार के पूरे होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। ये 100 दिन देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और अमन शांति के लिए बहुत भारी पड़े हैं। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो या इंजन पटरी से ना उतरा हो या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री, जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल है, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, 1 नहीं 2 नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें हुई। पिछले 100 दिन में 38 रेल हादसे इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं।
बड़ी लफाजी की जाएगी, रेल को हम ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन असलियत ये है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो। 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। समझाइएगा उनको जाकर। ये है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान। प्लान ये है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से, और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया, हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत ये है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर, इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। ये पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष का की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। अब रुक रही अगली खबर का इंद्री के बजाज फार्म हाउस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हुड्डा ने 10 साल का हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक शासन किया, लेकिन इसे 10 साल के शासन पर 56 दिन का शासन भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, लेकिन 8 तारीख के बाद पिक्चर प्रदेश की जनता दिखाने का काम करेंगे। तीसरी बार सत्ता में आते ही डबल इंजन की सरकार और मजबूती से काम करेगी। वह आज इंद्री में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इंद्री की जनता से आह्वान किया कि इंद्री से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कश्यप को भारी बहुमत से जितवाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बहुत ही पुराने मित्र, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे करके, और जिनको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कमल का फूल दूसरी बार देकर के आप लोगों के बीच में भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राम कुमार कश्यप जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। अब रुक अगली खबर का। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। आज से चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली। इसी कड़ी में आज भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध समाज सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा केंद्र की तर्ज पर चलती है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसे यह सफर। आपको बता दें, हरियाणा में इस बार फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस दौरान अपने कार्यालय के उन्होंने अपने कार्यकाल के काम भी गिनवाए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये बोलते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन संविधान के अगर संविधान का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आज मेरे कार्यक्रम बहादुरगढ़ में एक ऐसे ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। रोहतक में कुछ संस्थाओं ने ऐसे जो रोहतक के बड़े प्रबुद्ध नागरिक यहाँ बुलाए हुए हैं, जिसके बाद भिवाड़ी में कार्यक्रम है, लोहारू में है और मुझे रात्रि तक झुंझुनू पहुँचना है। झुंझुनू में कल के कार्यक्रम मेरे अलग अपने विभाग के हिसाब से वो होंगे। तो आज इन कार्यकर्ताओं को यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं इनको मैंने सहयोग किया है और स्पष्ट रूप से मैं आह्वान करता हूँ, चाहे यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे जनता के लोग हैं, कि हुड्डा की सरकार 2004 से 2014 और हमारी सरकार 2014 से 2024, इन 10 साल का जो एक आप लोग या कोई भी जनता का आदमी विश्लेषण करेगा, उसकी तुलना करेगा, तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर उस पिछली 10 साल की कांग्रेस सरकार के जो कारनामे वो याद करते ही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। वहीं इंद्री विधानसभा से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। लगातार सैनी बिरादरी की मीटिंग चल रही थी, जिसके दबाव में आकर राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। क्योंकि आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी। इसके बाद सभी को चुनाव चिन्ह बांट दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी को मदद करने की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बिरादरी के दबाव में आकर अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। वह किसी भी पार्टी को समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। उनकी लड़ाई हमेशा ही गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को आवाज उठाने की रही है। आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इस मिशन के लिए पिछले 3 महीने से पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे और हमें ये भी पता था कि यहाँ पर 90% वोट SC/BC समाज के लोगों का है और हमें ये भी पता था कि यहाँ पर लगभग SC/BC के ही लोग लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसके उपरांत भी हमें भरोसा है कि हम लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम हैं और जिनकी लड़ाई में पिछले 28 वर्षों से भेदभाव ऊंच नीच के खिलाफ लड़ रहा था, वो लड़ाई भविष्य में बरकरार है रहेगी। लेकिन उस लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को एक गिफ्ट दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। शोपियां में भी पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। लंबे समय से आतंकी हमलों से परेशान शोपियां की जनता 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। शोपियां की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। शोपियां में भी पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। लंबे समय से आतंकी हमलों से परेशान शोपियां की जनता 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रही है।
पिछले 10 साल से इधर गवर्नर राज चल रहा था। हमें उम्मीद है कि अपना कोई ये चीफ मिनिस्टर बने तो सहूलियत तो आती है, कुछ ना कुछ तो आती है। जम के पढ़ने का पूरा उम्मीद है। क्यों लोग तंग आ चुके हैं, जो गवर्नर राज है उसमें जो हमें सहूलियत मिलनी चाहिए तो वो मिलती नहीं। क्यों गवर्नर तो पूरा A to Z जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ देखेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी नहीं देख पाते पूरा। जो हमारे MLAs होते हैं, MPs होते हैं, उनके पास बंदा जाए तो कुछ ना कुछ हो सकता है, हमारे भी सहूलियत हो जाएगी। रोड की दिक्कत है। रोड वैसा है जैसे आज से पहले 30 साल था, अभी भी वही रोड है। ट्रैफिक उससे दुगना ज़्यादा हो गया है। श्रीनगर से शोपियां तक रोड का परेशानी है। यहाँ ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। यहाँ दबाव ट्रैफिक का ज़्यादा है। कोई एम्बुलेंस होता है, कोई बीमार होता है, टाइम से नहीं पहुँचता है, रास्ते में ही मर जाते हैं लोग। हार्ट अटैक का किसी को होता है, श्रीनगर पहुँचता ही नहीं ट्रैफिक जाम की वजह से, रास्ते में ही उसका डेथ हो जाता है। शोपियां अपने सेब के बागानों के लिए मशहूर है। सेब व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद सेब के व्यापार के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे। सरकार बनेगी, नेचुरल सी बात है कि सुविधा तो मिलेगी ही, क्योंकि हम जो फ्रूट ग्रोअर्स है, जो किसान लोग हम हैं, हमको ये एक तो हमारे ऊपर सरकार का बहुत अच्छा खासा रोल रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा जो पेस्टिसाइड्स होता है उनकी प्रॉपर स्कैनिंग हो जाएगी और उससे हमारे जो क्रॉप्स है, एप्पल्स है, वो अच्छा, उसकी अच्छी क्वालिटी बनेगी। शोपियां में चुनावी मुकाबला बहुत रोमांचक है। PDP के यावर शफी बंदे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद रफी आमने सामने हैं। टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ने वाले शब्बीर अहमद कुल्ले भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा PDP के पूर्व नेता राजा वहीद इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो अभी इंजीनियर रशीद साहब एक चूँकि अवामी लीडर उभर रहे हैं, न सिर्फ शोपियां में बल्कि पूरे कश्मीर में अभी इंजीनियर साहब को एक ऑप्शन के तौर देखा जाता है, एक लीडर ऑफ मासेस के तौर देखा जाता है, एक वायबल ऑप्शन। मतलब अभी जो कि लीडरलेस कौम है, ये लीडरलेस नेशन है ये, तो इंजीनियर रशीद को लोग देखते हैं कि अब ये हमारा लीडर है। शोपियां की जनता स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग की बात कर रही है। PDP के यावर बंदे ने सेब किसानों के लिए थोक बाजार शुरू करने का बड़ा दांव खेला है। The major contributions were done when late Mufti Muhammad Saeed was the chief minister. He took this district very dearly and seriously. He introduced the biggest fruit market of Asia. It's called the Mega Fruit Mandi of Shopin, and only for the relief of the grower, because back in days our growers had to travel across the country in different mandis of the country. Now the biggest fruit agents and forwarding agents, they come directly to Shopin and procure their fruits directly from the gardens and the horticulture gardens. शोपियां के युवा वोटरों से अपील करते हुए शब्बीर अहमद कुल्ले ने कुछ युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की सही जांच कराने का वादा किया है। जिस बंदे को, जिन लड़कों को, जो नौजवान को केसेस में फंसाया है, चाहे उनको अगर हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना है तो फिर इनको केस विड्रॉ करने होंगे। लेकिन यहाँ क्यों हम किसी बच्चों को ऐसी FIR के बगैर ही 15 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना रख सकते हैं? ये तो टोटली ये ऑर्बिट्रेरी है और इससे हमारे हालात जो है ठीक नहीं होंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों और पोलिंग स्टाफ की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए आपको बता दें सीमा से सटे राजौरी जिले में खास बंदोबस्त किए गए हैं। राजौरी जिले का 100 किलोमीटर से ज्यादा इलाका पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है। यह इलाका सीमा पार से बार बार होने वाली गोलीबारी का भी चश्मदीद रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों और पोलिंग स्टाफ की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए सीमा से सटे राजौरी जिले में खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। राजौरी जिले का 100 किलोमीटर से ज्यादा इलाका पाकिस्तान सीमा से लगा है। ये इलाका सीमा पार से बार बार होने वाली गोलाबारी का चश्मदीद रहा है। चुनाव के दौरान गोलाबारी की आशंका को देखते हुए बंकर बनाए गए हैं, जहां लोग सुरक्षित रह सके। सर, सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन है जो बॉर्डर एरिया पे है। यहाँ पर इससे पहले 2019 से पहले बहुत ज़्यादा शेलिंग होती रही है, लेकिन 2019 के बाद शेलिंग थोड़ी सी रुकी। यहाँ पे अब पीसफुल है यहाँ पर। हालांकि शेलिंग के टाइम भी जहाँ पे जब पोलिंग होती रही है तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर जहाँ पर हिस्सा लिया है। 85% से भी ऊपर जहाँ पे हमारी पोलिंग होती रही है। और इस बार तो एडमिनिस्ट्रेशन ने खैर हमारे लिए जो बंकर का आप देख ही रहे हैं, बंकर बना हुआ है जहाँ पे पूरी सुविधा है। जो बंकर के पास ही खड़े हैं, तो 2019 में पहले शेलिंग होती रही यहाँ पे, तो अभी तो पीसफुल है। बाकी हमने सफाई अरेंज पूरा किया हुआ है। अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो हम बिल्कुल रेडी हैं और कम से कम 60-70 हमारे बंदे आ सकते हैं। यहाँ पे पोलिंग भी हो सकती है। बंकरों के अलावा जिला प्रशासन वोटिंग के लिए खास कर्मचारियों को तैनात कर रहा है। तो ये बूथ लेवल एक्टिविटी ग्रुप में ग्राम विलेज लेवल के जितने हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं वो सब लोग सभी जितने भी वहाँ के लोग हैं उनसे इंश्योर करवाते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करवाते हैं कि वोटिंग जो है पोलिंग स्टेशंस कहाँ होगा, ऑल्टरनेट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लान स्मूथ हो, हमारे वहाँ पे ईवीएम की पहुँच आसानी से हो जाए, वहाँ पे सारे बेसिक अरेंजमेंट्स बेहतर हों, इस पे खासा फोकस किया जा रहा है। एक स्पेसिफिकली नोडल ऑफिसर इसी पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है, जिनका काम इन 51 पोलिंग स्टेशंस की मॉनिटरिंग करना है। लोगों का कहना है कि बेशक सीमा पार से चुनाव में रुकावट का खतरा है, फिर भी वे 10 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। हम सीमा क्षेत्र के रहने वाले हैं, निवासी हैं। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, ये पूरा बॉर्डर है। यहाँ पे मोटर तो आती है, गोली भी आती है। और ये हमारा पोलिंग स्टेशन है कलसिया का। इसके अंदर फायरिंग आता है। यहाँ पे बैंकर है। इस बैंकर की वजह से ये है कि आज पोलिंग स्टेशन पे हम सेफ़ हैं। जो भी पोलिंग होगी, और पोलिंग यहाँ पे 70-80% होती है, ये कन्फर्म है। और लोग बढ़ चढ़ के वोट देते हैं और बहुत अच्छा जो BLO भी हैं यहाँ पे अच्छे संजोग देते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं। जब मर्जी कोई बोर्ड कुछ भी हो तैयार रहते हैं। हमने बैंकर जो हैं वो रेडी रखे हुए हैं। वैसे तो ऐसी कोई हमें परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि लोगों में बहुत ही उत्साह है। ये लोग बड़े धूमधाम से पोलिंग में आते हैं और पोलिंग करते भी हैं। अगर हमें कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए हम रेडी हैं। हम एक परेशानी का सामना करेंगे और वोटिंग जो है 100% देने की कोशिश करेंगे। राजौरी में 5 विधानसभा सीट है। यहाँ 25 सितंबर को दूसरे दौर में वोटिंग होगी। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 दौर में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हसदेव नदी के गेमन पुल के नीचे एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना तब सामने आई जब सुबह पुल से गुजर रहे लोगों ने नदी में शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। चांपा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच और पूछताछ में जुट गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मनोज कुमार साहू पिता बुंदेल राम साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रुक करेंगे अगली खबर का। संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान मोर्चा एमएसपी की दरों को बढ़ाने के लिए रोड पर उतर गया है। बात करें गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी और मक्का जैसी सभी खरीदियों पर लगभग 27 मांगे रखी गई हैं, जिस पर किसान अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रही है। किसान चाह रहा है कि उनकी ये जो 27 मांगे, उन पर 27 मांगों को यदि सरकार नहीं मानती है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में समस्त किसान एकत्र होकर उग्र से उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं जहां सियासी मुद्दा कांग्रेस ने किसानों की मांगों को लेकर बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में किसानों के साथ समस्त कांग्रेसी एकत्र होकर पूरे भारतवर्ष में किसानों की मांग मनवाने का प्रयास करेंगे। किसान संघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज जबलपुर केंद्र के घंटाघर में विशाल धरना प्रदर्शन भारतीय किसान संघ के द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने सोयाबीन की जो एमएसपी पर खरीदी की घोषणा की है, किसान उससे संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि उनकी लागत के आधार पर उसका लाभकारी मूल्य से उनको मिले और वो डिमांड कर रहा है कि 6,000 रुपये प्रति कुंटल सरकार सोयाबीन की खरीदी करे। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव के समय उनके केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा की थी कि अपने घोषणा पत्र में कि गेहूं को 27 रुपये कुंटल खरीदेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर को आज चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई। रेलवे बोर्ड ने आगरा वाराणसी, आगरा के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को हरी झंडी दिखाई। आगरा से वाराणसी के लिए पहली प्रीमियम ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। भाजपा के सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। चौथी वंदे भारत ट्रेन शाम 7:50 पर कानपुर स्टेशन पहुंची, जहां कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया मौजूद रहे। हमारा ड्यूटी है कि हम लोग ट्रेन को चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय की वर्षों से रेल को मॉडर्नाइज करने का जो ये अभियान चल रहा है, उसकी कड़ी में ये एक और ट्रेन है जो कानपुर को मिली है। मुझे पता है कि चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी इस रूट पे। चौथी वंदे भारत ट्रेन मिली है कानपुर के नगरवासियों को। इसके अलावा यहाँ पे अमृत भारत और करीब 2 शताब्दी हमारे बड़े भाई निरंतर मुझे राजनीति में मार्गदर्शन देने वाले अगले 2-3 साल में कानपुर बिहार अकबर से हमारे सांसद हमारे देव सिंह भोले जी। कानपुर वासियों जो ये चौथी वंदे भारत मिली है, अभी दर्जनों वंदे भारत मिलेगी। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सोच है कि हर हमारे मंदिर पर, हर हमारे धार्मिक स्थान पर, हर जगह वंदे भारत चलेगी। अयोध्या, बनारस, मथुरा, महाकालेश्वर, सब जगह पे चलेगी। आज मैं सत्यता के साथ कह सकता हूँ कानपुर खुश है और मोदी जी से खुश है, क्योंकि कानपुर से सबसे ज्यादा रेल मिल रही है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस से आप देख रहे हैं कि हजारों की हजारों भीड़ ये कह रही है धन्य हो मोदी। वंदे भारत आप लोग आराम से बैठिए, गाड़ी तब तक नहीं जाएगी जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी उसको झंडी नहीं दिखाएंगे। आप लोग बैठ जाए। किस तरीके से लोगों में इस ट्रेन का उत्साह, क्योंकि ये चौथी वंदे भारत है जो कानपुर को मिली है। सब क्या कहना चाहेंगे चौथी वंदे भारत कानपुर को मिली बनारस जा रही है और और आज पूरे देश में 6 वंदे भारत सभी लोग जो भी हमारे हमारे जो स्कूल के बच्चे जो कुछ भी आए उनके बैठ जाए। पहले हमारे अतिथि कोई बातों की उसके पश्चात गाड़ी जाएगी। प्लीज आप लोग आराम से बैठे। दुनिया के लोगों के दिलों को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसका उदाहरण उसके पिछले दिनों यूक्रेन में आता है। रशिया और यूक्रेन की देश का युद्ध चल रहा है, उसके बीच की यात्रा ये संदेश देती है प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद।
अब रुक रही अगली खबर का खबर सिद्धार्थनगर से, जहां डुमरियागंज क्षेत्र में ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। यात्रा के दौरान भारी मंदिर के सामने सड़क पर विवादित नारे लगाए गए। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, तनसर से जुदा जैसे नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान लिया है। एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही, सही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से थाना डुमरियागंज से संबंधित एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। उक्त वीडियो की जांच प्रचलित है। जांच उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां रामलीला परिषद फतेहगढ़ की बैठक कचहरी रोड पर स्थित एक प्रतिष्ठान पर हुई, जिसमें परिषद के पदाधिकारियों ने भाग लिया और आगामी होने वाली रामलीला, शंकर बारात, राम बारात, दशहरा, राज्याभिषेक आदि को कैसे भव्य बनाया जाए, इसको लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव की मौजूदगी में परिषद की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। पत्रकार वार्ता थी, जिसमें हमारी जो रामलीला कमेटी फतेहगढ़ की पत्रिका है उसका विमोचन हुआ था। तो उसी संबंध में हमने ये पत्रकार बंधुओं को बुलाया था, उनके सारे कार्यक्रम की जानकारी दी है। और ये 28 तारीख से 28 सितंबर से रामलीला का गणेश पूजन होगा, भूमि पूजन होगा और उसके बाद 15 अक्टूबर को राज्याभिषेक के साथ इसका महोत्सव का समापन होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली खबर है, जहां थाना बरहन क्षेत्र की आवल खेड़ा चौकी के पास अमानाबाद कनरऊ में 2 दिन पहले घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय मासूम का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद हत्या कर दी गई। 2 दिन से पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी थी, आपको बता दें, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिल सका। सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद गांव से थोड़ी दूर बम्बा में मासूम की लाश मिली। हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। 5 वर्षीय मन्नू पुत्र संजय का अपहरण 14 सितंबर की शाम 6:30 बजे हो गया था। पुलिस ने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसके बाद बीती रात अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। रविवार को एससीपी एतमादपुर सर्विलांस टीम का सहारा लेकर उन्होंने सहारा लिया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सोमवार दोपहर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मासूम बच्चे की हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आखिर किस लिए घटना को अंजाम दिया गया, कौन आरोपी है, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो मैं घास की गठरी पर बैठा हुआ था, मेरी एकदम नजर पड़ गई बम्बा की तरफ जी। तो ये बच्चा पट पड़ा हुआ था जी। तो मैंने आवाज दी जी। सब हम 3 लोग बुग्गी पर थे जी। और ये मेरे पशु बनते हैं यहाँ जी। ये लोग बुलाए और फिर वे टिर्री वाले और टेम्पू वाले भी रुक गए यहाँ जी। उन्होंने फोन किया है पुलिस पर जी। तब पुलिस आई है। कैसे दीदी बच्चे की? बच्चा पट पड़ा हुआ था जी। केवल इतने हाथ दिख रहे थे जी और सिर्फ नीचे को था। बरहन क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि अमानाबाद एक गांव है, जहां पे एक 5 वर्षीय बच्चे के मिसिंग की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल मौके पे थाने की पुलिस पहुंची, मेरे द्वारा भी विजिट किया गया और डॉग स्क्वाड और एसओजी सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। इसमें तहरीर प्राप्त करके उसी रात्रि को अभियोग भी पंजीकृत किया गया था और 2 दिनों से बच्चे की तलाश की जा रही थी। आज 16 सितंबर 2024 को लगभग दोपहर 1 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक नगला धोकल और नगला बेल के बीच में एक बम्बा है, वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां जिले में महिला को लिफ्ट देने के बहाने बाइक सवार युवक ने अगवा करने का प्रयास किया। युवक की नीयत खराब देखकर महिला शोर मचाते हुए बाइक से कूद गई। आसपास रहे लोगों ने आरोपी को दौड़ाया तो वह बाइक छोड़कर भाग गया। घटना में गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए एसआरएन प्रयागराज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोकराज कोतवाली क्षेत्र के मझियामा गांव की रहने वाली 50 वर्षीय रामकन्या पत्नी विजय मेडिकल कॉलेज में भर्ती रिश्तेदार को देखने मंझनपुर गई थी। शाम को रिश्तेदार ने उसे गुआरा गाँव तक छोड़ दिया, जिसके बाद वह भरवारी की तरफ जा रही थी।
भरवारी की तरफ जा रहे एक अजनबी बाइक सवार से लिफ्ट लेकर अपने गांव मंझियावां जा रही थी। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार उसे मंझियावां गांव में उतारने के बजाय आगे बढ़ गया। महिला ने बाइक रोकने के लिए कहा तो उसने रफ्तार और बढ़ा दी। बाइक सवार की नीयत खराब देखकर रामकन्या शोर मचाते हुए बाइक से कूद गई। शोरगुल सुनकर स्थानीय लोगों ने बाइक सवार का पीछा किया तो आरोपी युवक भरवारी स्थित पानी की टंकी के पास गाड़ी छोड़कर भाग गया। एक महिला करारी से कोकरा थाना क्षेत्र के मंझियावां में आ रही थी, तो उसके द्वारा एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगा गया। वो व्यक्ति जानकार था, उनको जानने वाला था, उनको बैठा करके दरियापुर मंझियावां लेके आ रहा था। तो जांच से ये पता चला है कि इसमें उस व्यक्ति को रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन वो स्थान चिन्हित न होने के कारण वो रोक नहीं पाया। वो डर गई, जिस कारण वो बाइक से कूद गई है और उसको चोट लग गया है। फिलहाल इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पे थाना कोकरा में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अगली खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर मरने वालों का आंकड़ा 2 हो गया है। कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दीवार के नीचे दबने से एक महिला गंभीर रूप से घायल भी है। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में मेढ़ैया पुरवा गाँव के राम खिला उनके घर कच्ची दीवार दोपहर में भर कर गिर गई थी। अगली खबर का रुख करेंगे खबर लखनऊ से, जहां फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन को अपना बताकर लोगों को बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है। गिरोह जमीनों को फर्जी तरीके से जमीन के कागजात तैयार कर बेचता था। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तथाकथित कंपनी बनाकर फर्जी जमीनों का ऐड करते थे। सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित जालसाजों से संपर्क करते थे। इसके बाद फर्जी जमीनों को बेचने का खेल शुरू होता था। पुलिस ने तथाकथित भूमि इंफ्राटेक कंपनी के एमडी शिवम सक्सेना और पार्टनर अक्षित सक्सेना, श्रीकांत गुप्ता उर्फ माता प्रसाद और रोहित पांडे को गिरफ्तार किया है। रुक रही अगली खबर का खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव में विद्युत लाइन दुरुस्त करने के दौरान एक संविदा कर्मी के झुलसने की घटना सामने आई। पांची गांव निवासी संविदा लाइनमैन विकास त्यागी विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए तैनात था। स्थानीय लोगों के मुताबिक विकास त्यागी ने बिजली घर से परमिशन लेकर लाइन को ठीक करना शुरू किया था, लेकिन अचानक लाइन में करंट आ गया और वो बुरी तरह झुलस गया। घटना के समय विकास त्यागी करीब 15 मिनट तक लाइन पर लटका रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसकी गंभीर स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। घटना के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे शहर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश त्यागी है, निवासी रावण उप बड़ा गाँव का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, वो उसने सिट डाउन में रखा है, 11,000 का तार जोड़ रहा, उसमें लाइट छोड़ दी गई। ये सब विभाग की लापरवाही से हुआ है, जो कुछ हुआ है। उसकी हालत अब गंभीर बनी हुई है, एम्स अस्पताल में इस टाइम भर्ती है। वो क्या नाम है? उसका विकास त्यागी है, पांची का रहने वाला है, और हम चाहते हैं कि उसके बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए सरकार की तरफ से, जितना भी हो सके। अब बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के 75 जिलों में 25 साल से स्वास्थ्य कर्मी के रूप में सेवा दे रहे एड्स कंट्रोल एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के सैकड़ों कर्मचारी आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे। ब्रजेश पाठक से जनता दरबार में मिलने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि 20% अतिरिक्त परिश्रम, जॉब सिक्योरिटी और विनियमितीकरण की मांग को लेकर उन्होंने ब्रजेश पाठक को आग्रह किया है कि इसे जल्द से जल्द लागू कराया जाए। ज्ञापन देकर ब्रजेश पाठक के आवास से बाहर निकले कर्मचारियों ने बताया कि इस महंगाई के दौर में न्यूनतम वेतन में उनके घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी के यहाँ में तीसरी बार पूरी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। हमारी 2 मांगे हैं बस। पूरे देश में कुछ राज्य जो हैं अपने 20% एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। हमने बस छोटी सी मांग रखी है कि उन्हीं के तर्ज पे हमें भी 20% एक्स्ट्रा दिया जाए। साथ ही साथ हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हम एक ऐसे कार्यक्रम में काम कर रहे हैं जो देश हित में है, समाज हित में है। जिसको समाज अलग कर देता है उसको हम गले लगाते हैं, ऐसे प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं।
तो बड़ी छोटी सी मांग है हमारी प्रदेश सरकार से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारी 20% एक्स्ट्रा जो और प्रदेश दे रहे हैं और हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए हमको। 2 साल से हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम कर रहे हैं। 2 बार फाइलें आई भी हैं, फाइलें फिर वापस चली गई हैं, लेकिन अभी तक मंत्री जी की संस्तुति उस पर नहीं हुई है। डिप्टी सीएम साहब ने वही कहा कि मैं कर रहा हूँ, उस पर मैं करूँगा, बस यही आश्वासन पिछली बार भी मिला था, अब भी मिला है। 3 बार इसमें हम आ रहे हैं और आश्वासन लेके जा रहे हैं। ये अभी हमारे सारे कर्मचारी नहीं आए हैं, ये सिर्फ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोग हैं, जिले के अध्यक्ष लोग हैं, जिले के महामंत्री लोग हैं, जिले के उपाध्यक्ष लोग हैं, बस इतने पदाधिकारी बस आए हैं। हमारी जो है डिमांड कुछ है जो कि हम लोग पिछले 22 सालों से कार्य कर रहे हैं, ऊपर से भी लोग कर रहे हैं, हम 22 साल से हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे सैलरीज इतने कम हैं, उसमें हमारा परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रेंट देना, उसी में सब सैलरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इतनी मीन सैलरी में काम करना मतलब एक मजदूर भी उस तरह से नहीं कर रहा होगा। और उसके साथ साथ हमें इतने कार्य दे दिए गए हैं, कार्य तो हम बहुत कर रहे हैं, मतलब कि कैंप भी करो, कैंपेन भी करो, कुछ में उसमें थोड़ा बहुत शुल्क मिल जाता है, नहीं तो बाकी अपने घर से लगाओ, ये बैनर बनवाओ, वो पोस्टर बनवाओ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें हमारा वो जगह नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए। राज्य सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि हमें और अन्य राज्यों में जैसे मिल रहा है 20% अतिरिक्त जो शुल्क मिलता है अन्य राज्यों में, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा प्रार्थना है यूपी सरकार से कि हमें भी ये 20% अतिरिक्त दिया जाए। यूपी सरकार हमसे अपना काम तो ले रही है, लेकिन हमें अपनी सुविधा जो हमें चाहिए वो मांगने के बावजूद कई सालों से हम लोग मांग रहे हैं और वो हमें नहीं मिल रही है। तो हम लोग एकदम सारे मतलब जितने एम्प्लॉई हैं वो पारिवारिक रूप से दुखी हैं, क्योंकि हमारा परिवार के पालन पोषण में भी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इस महंगाई को देखते हुए आप देखिए कि 2 बच्चों को लेके एक परिवार का जो जीवन यापन का होता है कम से कम 40-50 हज़ार खर्च है, और जो हम लोग अपने बच्चों को सही से शिक्षा तक नहीं दे सकते, तो इस नौकरी का क्या औचित्य है? से शोषण होता है, उसमें अगर किसी को भी निकालना है तो कोई भी टर्म दे के और जो अनुबंध पत्र कराया जाता है उसमें सारी नियम शर्तें लिखी जाती हैं कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके 1 महीने पहले निकाल दिया जाएगा। 12 महीने नौकरी हम लोग सिर्फ ये सोच के करते हैं कि पता नहीं मार्च में आगे क्या होगा, अगले साल नौकरी हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे मुख्य जो हमारी मांग है हम सभी कर्मचारियों की कि हमारी नौकरी का परमानेंट हो, नौकरी हमारी जो है वो परमानेंट हो, जॉब सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। अब बात करेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे बैठे 9 लोगों को तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने रौंद दिया। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साई महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। पूरी घटना रजपुरा थाना इलाके के अनूप शहर रोड स्थित गांव भोपतपुर की है। यहाँ पर कैसे हुआ था? ये लोग जंगल झाड़ा फिर जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ खेत में जा रहे थे और सीधे हाथ पे गाड़ी उतार दी उन्होंने, बाएं हाथ गुजारा था। कौन सी गाड़ी थी वो? पिकअप थी। पिकअप बोलेरो? हाँ जी। तो क्या लोगों की मौत हुई है उसमें? उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। तो इनमें से आपके परिवार का भी है कोई? हाँ जी, हमारे पिताजी है। अच्छा। एक भाई की टांग टूट गई। अच्छा, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी बचने की मुश्किल है, सीरियस है। जनपद संभल के थाना रजपुरा चक्र के भोपतपुर गांव में सुबह प्रातः 6 बजे के आसपास एक बोलेरो पिकअप द्वारा 4 लोगों के एक्सीडेंट में डेथ होने की सूचना मिली है। सूचना के बाद में तुरंत यहाँ पे पुलिस मौके पे आई और दुखद दुर्घटना के बाद में जो 5 लोग घायल थे उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया, जिनकी स्थिति कईयों की गंभीर है, कईयों की स्थिर है। उल्लेखनीय है कि ये जो स्पॉट है, स्पॉट पर पूर्व में भी कई प्रकार की घटनाएं हुई है। सिसोना डांडा में यहाँ पे एक मोड़ आता है, मोड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर गंगा जी की एक धारा बहती है। इसी में एक कोने पे कुल 9 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चे सहित, जिसमें सुबह 6 बजे एक पिकअप आई। शायद पिकअप वाले को नींद आ गई थी, पिकअप वाला भी
थोड़ा घायल है। तो उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही और 5 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और 3 ठीक है। रुको रहेंगे अगली खबर का। जुलूस मोमदी के दौरान करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी में जमा हो गए। लोगों ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रुक रही अगली खबर का। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। देहरादून के सभी चौकी और थाने में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की बैठक बुलाई जा रही है, जिसे विभिन्न त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके। आपको बता दें कि ईद उल मिलादुन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पितृपक्ष, नवरात्र और दशहरा समेत कई त्यौहार आयोजित होने। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक जुलूस व रूट, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें या आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो। उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो वो सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस, धार्मिक जुलूस निकालते हैं, उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता की जाए। देहरादून के डीएम सबीन बंसल ने आशा कार्यकर्तियों और फील्ड कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं के शीघ्र निदान की बात कही है। राजधानी देहरादून में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव को लेकर आशा कार्यकर्ती और अन्य फील्ड कर्मचारी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि फील्ड में कर्मियों को कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और उनका कैसे त्वरित निदान किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी मिली है। डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने और उनसे जनता को लाभ दिलाने की हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है कि जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पब्लिक के साथ सीधा जुड़े हुए हैं, जो उनको सीधा सर्विसेज प्रदत्त कर रहे हैं, उनके साथ शासन प्रशासन सीधा संवाद कायम करे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका हम कैसे त्वरित निदान करें, इसी उद्देश्य से जब हमें ये पता लगा कि हमारी अर्बन आशास, हमारी ग्रामीण आशास और हमारे सैनिटरी वर्कर्स ही हमारे वॉरियर्स हैं, डेंगू मलेरिया वॉरियर्स ही यही लोग हैं जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, प्रोफिलेक्टिक अप्रोच से लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और लार्विसाइडल स्प्रेस कर रहे हैं, फॉगिंग स्प्रेस कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा हवन पूजन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, हीरानगर में गोलेजीऊ मंदिर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कार्तिक हरबोला द्वारा हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर, डब्बू बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला महामंत्री रंजन बरगली, पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सभी बधाई देता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो जन्मदिवस है उस पर लगातार सुबह से जो अपने कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं, जिसमें कि दौड़, सद्भावना दौड़ और विभिन्न जगह अपने कबड्डी के कार्यक्रम और ऐसे ही खेल के विभिन्न आयोजन पूरे जिले में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हवन से लेकर के ब्लड कैंप से लेकर के श्रमिकों में
अपना टूल किट वितरण से लेकर के ऐसे कई कार्यक्रम आज यहाँ चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सेवा पखवाड़ा कल मोदी जी के उसमें पूरे सप्ताह भर चला जाएगा। देखिए, इस प्रदेश में जिस प्रकार से लोकप्रियता हमारे युवा यशस्वी योग्य पुष्कर सिंह धामी जी ने अर्जित की है, निश्चित रूप से आप देखिए कितना हर्षोल्लास है। पूरे प्रदेश में 13 जिलों में और तहसील स्तर तक कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, युवा, माताएं, बहनें, किसान, और सभी लोग हवन पूजन कर रहे हैं। कई खेलों के आयोजन हो रहे हैं, दौड़ हो रही हैं, कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इस तरीके से अपने आप ही लोग जोश में हैं और धामी जी की दीर्घायु की सब कामना कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह और हर्ष का विषय आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उसी की तर्ज पे आज युवा मोर्चा नैनीताल ने एक हवन पूजन का आयोजन उनकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए गोलजू मंदिर में किया है, जिसमें सभी हमारे युवा साथियों ने और वरिष्ठ जनों ने इसमें सबने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु और उनकी तेज और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं ऐसी आगे बढ़ते रहें।